डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ध्वनि, यानी जो साउंड होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि जो साउंड होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि ऊर्जा का एक रूप होता है, कंपन के जरिए हवा के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचता है, तब जाके हम किसी साउंड को सुन पाते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स बताया गया, हमारा टॉपिक क्या है? साउंड। साउंड होता क्या है? तो यह एक ऊर्जा का रूप होता है जो कि कंपन के रूप में हवा के जरिए यात्रा करता है। इसके लिए ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा यानी हर माध्यम से होकर गुजरता है। केवल निर्वात के माध्यम में ये गमन नहीं कर पाता। सिर्फ इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि वनडे एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कौन कौन से माध्यम में जो साउंड होता है वो गति कर लेता है, यानी कौन से किस में इसकी चाल, किस में अनुप्रस्थ होती है, किस में अनुधारी होती है। यानी इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। यानी किस किस प्रकार से इनकी जो वॉइस होती है वो बनती है, यानी साउंड किस प्रकार से इसमें बन जाता है। समझ में आई बात? जैसे कि पूछ ले आपसे कि साउंड बनता कैसे है, तो कम जैसे कि दो वस्तु हो गई, उनके बीच में कंपन होगा। जैसे कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ, तो मेरे गले के अंदर जो स्वर यंत्र है उनके अंदर कंपन हो रहा है, तब जाके तो मैं बोल पा रही हूँ। जैसे कि कोई पक्षी हो गया, वो अपने पंखों को फड़फड़ाएगा तो उसमें भी एक साउंड उत्पन्न होता है। मक्खी है, भिनभिनाएगी तो उसमें भी एक साउंड बनेगा। अगर हम किसी रबड़ को खींच कर छोड़ देते हैं ना, उसमें भी एक साउंड बनता है। जैसे कि सितार, सारंगी, जो जो कि वाद्य यंत्र संगीत के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो तार को हम जस्ट टच करते ही एक होता है, कुछ होता है इसके अंदर, उसमें भी ध्वनि में साउंड बनेगा। यानी साउंड कंपन की वजह से बनता है। यानी किसी भी वस्तु में, घंटे यानी किसी भी चीज के अंदर, तबला, ड्रम, साइकिल, हर किसी चीज में भी साउंड बन सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। समझ में आई बात? अब आता है हमारे टॉपिक के ऊपर। साउंड क्या होता है कि हमारे कानों में, मतलब हम कुछ भी सुनते ना, एकदम से किसी ने आपका नाम लिया तो उसकी आवाज, उसने तो बोल दिया कि आपका नाम ले दिया, हवा के जरिए हमारे कानों तक पहुंचा, तो ये तो संवेदन उत्पन्न हो गई ना। किसी ने हमारा नाम लिया तो ये एक ऊर्जा के रूप में काम करता है, जिसे हम सुन सकते हैं। और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर इसको लागू किया गया है। और ध्वनि का संचरण तरंग के रूप में होता है। जो ध्वनि होती है ना, इसका संचरण किसके होता है? तरंग के, यानी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, इसमें तरंग के रूप में ये चलती है। समझ में आई बात? और उत्पादन के लिए मैंने आपको अभी भी बताया था कैसे होते हैं। यानी दो वस्तु हो, पक्ष, यानी किसी भी प्रकार से इसका उत्पन्न किया जा सकता है। यानी ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तुओं के बीच में कंपन होता है। कंपन से ध्वनि उत्पन्न यानी साउंड उत्पन्न हो जाता है। और वह कंपित करके उसमें साउंड का उत्पन्न, यानी इसके लिए कोई बाह्य स्रोत का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ना, पक्षी फड़फड़ा रहे हैं तो उसके पंखों की वजह, यानी बाह्य स्रोत ही है, फड़फड़ाएंगे तो अब साउंड उत्पन्न हो रहा है। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये फिगर, जैसे बताया कि ना कि इसमें एक एंटीना ले रखा है, यहाँ पर एक धागा डाल दिया, और ये क्या है? टेबल टेनिस की जो बॉल, प्लास्टिक की बॉल होती है वो होती है। और ये एक मतलब कि सरल द्विभुज होता है। इसको इस पे टच करेंगे, यानी हल्का सा करेंगे तो ये इधर जाएगी, कभी इधर आएगी। यानी इसके बीच में जो कंपन हो रहा है ना, उसके बारे में बता रही है किस प्रकार से इसमें कंपन हो रहा है, तो इसमें भी एक साउंड बन रहा है। समझ में आई बात? यानी हम साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साउंड को मापा कैसे जाता है? तो ध्वनि का आयतन हो गया, वेल्स के रूप में मापा जाएगा। यानी ध्वनि के आयतन को वेल्स के रूप में मापा जाएगा। यानी जो मनुष्य जो बातचीत कर रहे हैं ना, जो हम कितनी वॉइस को सुन सकते हैं, तो इसको डेसिबल या फिर डीबी के अंदर मापा जाएगा। यानी डीबी की बात किस में हो रही है? डेसिबल के अंदर इसकी बात होती है। समझ में आई बात? यानी 85 से अधिक जो मनुष्य होता है वो नहीं सुन सकता। यानी जो डीजे बजते हैं ना, उसके अंदर 100 होती है, लेकिन लंबे टाइम तक हम उसको भी नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे सर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि उसके वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ये ऑर्केस्ट्रा हो गया, डीजे हो गया, तो इसके अंदर मतलब कि 100 से ऊपर किसी में नहीं होता, लास्ट 100 होता है। और बातचीत करने के लिए बात करें तो 85 से अधिक नहीं होना चाहिए, कि वो भी इतना, उसको बोलने के लिए भी पावर चाहिए और उसको सुनने के लिए भी पावर चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अब आता है ध्वनि को पैदा करने वाले कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस तरीके से ध्वनि का पैदा होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि दो वस्तुओं के बीच में कंपन होता है तो ध्वनि बनती है। और कंपन की मतलब वस्तु के अंदर तरंग के रूप में ये पैदा होती है, जैसे हवा, पानी, ठोस, प्लाज्मा, हर माध्यम से होकर गति करती है, जो कि एक ऊर्जा के रूप में काम करेगी।
समझ में आई बात? यानी ध्वनि साउंड होता है, वो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा हर माध्यम में संचरण करता है और निर्वात के माध्यम में संचरण नहीं करता। सिर्फ इस बात का ध्यान देना है आपको। द्रव, गैस और प्लाज्मा के रूप में अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गति करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि द्रव, गैस, प्लाज्मा के रूप में अनुदैर्ध्य के रूप में गति करेगा, लेकिन ठोस के अंदर ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में काम करेगा। समझ में आई बात? यानी जो ठोस में अनुप्रस्थ आ जाएगी, लेकिन द्रव, गैस और प्लाज्मा के अंदर अनुदैर्ध्य के रूप में ये गति करेगा। अब आता है यानी किस किस चीज में कैसे कंपन होता है। यानी देखो, फर्स्ट आ गया गिटार यानी सितार के अंदर। अब इसमें कंपन कैसे, किस प्रकार के तंतु कंपन करते हैं, किसमें वॉइस आती है। तो आप सभी ने सितार को देखा है ना, उसके में मतलब बहुत टाइट करके मतलब कि मोटे पतले तार बंधे होते हैं, यानी तारों में कंपन की वजह से एक सितार मतलब बजता है। आपको पता है वो संगीत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके जो टाइट तार होते हैं, उनको मतलब कि जरा सा मतलब खींचने पर उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और ये कंपन ये ध्वनि तरंग के रूप में बनता है, जो कि हवा के जरिए यात्रा करके हमारे कानों तक पहुंचती है, तब जाके हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। यानी कहते हैं ना, हवा होना बहुत जरूरी है। अगर हवा नहीं होगी तो निर्वात हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा तो वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आई बात, किस लिए हवा जरूरी होती है। यानी ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा से बनती है, और ध्वनि को आघात करने के लिए वस्तु में घर्षण, खुरचकर, रगड़कर, फूंक मारकर, हिलाकर, यानी इन प्रकार से हम ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट बांसुरी। अब देखो, बांसुरी में क्या होता है, मतलब एक लंबी खोखली नली सी होती है, जिसमें छोटे छोटे बारीक मतलब छेद से बने होते हैं। उसके अंदर हम फूंक मारते हैं, तो उसके अंदर जो कंपन होता है उसमें मतलब वॉइस बन जाती है। यानी कितना इंपॉर्टेंट बताइए ना कि भाई बांसुरी के अंदर किस प्रकार से कंपन होता है, वो एक वॉइस के रूप में बन जाती है। अब आता है तबला या फिर ड्रम। ये तो आपने देखा होगा, यानी कंपन इसमें से एक झिल्ली होती है बस हल्की सी, उसके बीच में कैसे कंपन होता है, तब जाके उसमें ढोल बजता है। तो तबला और ड्रम जैसे वाद्य यंत्र में मतलब पतली झिल्ली सी होती है, जिसमें साउंड उत्पन्न होता है, जो कि ताल वाद्य यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। और तबले और ड्रम जैसे वाद्य यंत्र की तनी झिल्ली होती है, और जब इन वाद्य यंत्र को बजाया जाता है तो झिल्ली में कंपन होता है, और कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। और तबले की झिल्ली मतलब कसते मतलब पिच मारने मतलब उसे ठक ठक करते हैं ना हाथ से, तब जाके उसके अंदर मतलब कंपन होता है, और तब जाके उसके अंदर एक वॉइस उत्पन्न हो जाती है, जो कि हम सुन सकते हैं। देखिए ध्वनि ऊर्जा के रूप में काम करती है, जो हमें सुनाई देती है, जो कि साउंड कहलाता है। और साउंड को पैदा करने के लिए वस्तुओं के बीच में कंपन होना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है साइकिल की घंटी। अब साइकिल की घंटी कैसे बजती है फ्रेंड्स, तो आप ये अंगूठे से दबाएंगे, तो दबाने से उसमें एक कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन के जरिए साउंड पैदा होता है, जो कि हम सुन सकते हैं। जैसे कि ना, जब घंटी बजती है तो उसमें कंपन होता है, और कंपन हवा के जरिए तरंग के रूप में हमारे कानों तक पहुंचता है, तब जाके हम उसकी वॉइस को सुने। यानी घंटी किसकी, साइकिल की घंटी इसमें बज रही है। यानी अगर हाथ से कस कर इसको दबाएंगे तब तो कंपन होगा, अगर नहीं दबाएंगे तो कंपन नहीं होगा। नहीं, अगर कंपन ही नहीं होगा तो उसमें घंटी नहीं बजेगी। आप इससे इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आएगा वस्तुओं के बीच में घर्षण करके, खुरच कर या रगड़ कर। यानी इन दोनों के बारे में बता रही हूँ। यानी जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में घर्षण होता है, और घर्षण से साउंड पैदा होता है, और घर्षण की गई वस्तु में कंपन पैदा करती है, और कंपन से ही साउंड तरंगे बनती है, और ये तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती है, तब जाके हमें कोई साउंड सुनाई देता है। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसके बीच में घर्षण होता है, और घर्षण की वजह से कंपन होता है, और कंपन मतलब कि हवा के जरिए हमारे कानों तक पहुंचता है, तब जाके हमें उसकी वॉइस सुनाई देती है। जैसे कि वस्तुओं को खुरच सकते हैं, वस्तुओं पे फूंक मारकर, वस्तु को हिलाकर, वाक तंतुओं को कंपित करके, पक्षियों के पंख का फड़फड़ाहट से, मक्खियों के भिनभिनाहट से, चिचवे रबड़ के छोड़कर, यानी हर प्रकार से कंपन कंपन हो सकता है। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट। अब आता है ध्वनि का संचरण। जो ध्वनि का संचरण होता है किस प्रकार से होता है, जैसे बात है कि ध्वनि किस किस माध्यम में संचरण कर सकती है, यानी कौन कौन से इसके लिए माध्यम होना बहुत जरूरी होता है। तो साउंड जो तरंगे होती हैं वो दबाव तरंगे के रूप में होती हैं। यानी ये तरंगे हवा, पानी, ठोस जैसे हर माध्यम से होकर गुजर सकती है। और जो कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी होता है। अगर माध्यम नहीं होगा तो निर्वात हो जाएगा, और निर्वात के अंदर ये गमन नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? यानी
जो ध्वनि तरंगे होती है इसको किसी भी माध्यम कोई सा भी माध्यम हो इसके आगे पीछे रहना बहुत ज़रूरी होता है। यानी मा ओनली फॉर इसके कण ही गति करते हैं, माध्यम गति नहीं करता। लेकिन माध्यम का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जो ध्वनि के स्रोत होते हैं उसमें कंपन के कारण माध्यम से गति पैदा होती है और ये गति एक माध्यम से यानी एक कण को दूसरे कण तक पहुँचाने की और आगे बढ़ाने का काम करती है। और धर्म जो ध्वनि तरंगे होती है ना, वो क्रमिक रूप से अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में काम करती है और ध्वनि के बीच में कंपन वस्तु में उत्पादित होता है, जब जाके ध्वनि तरंग के माध्यम अलग-अलग कण के बाधा को प्रसारण करते हैं और अलग-अलग दिशा की ओर गति करते हैं। और जो ध्वनि तरंग है प्रसारण के लिए माध्यम को परावर्तित, अपवर्तित, क्षीण हुए यानी किसी भी माध्यम में या मतलब किसी प्रकार से ये कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, यानी वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित करती है उसको माध्यम या फिर संचरण कहा जाता है। यानी जिस माध्यम से होकर गति कर रहे हैं यानी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा कोई भी माध्यम इसमें हो सकता है। जब वस्तुओं में कंपन होता है तो इसके आसपास वाले वायु कण में मतलब बिल्कुल ही मतलब की वस्तु से कंपन हो जाते हैं और अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित हो जाते हैं। जब ये मतलब कि कंपन वायु के कण आस-पास होते हैं ना, तो इसके विराम अवस्था में विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हमारे कानों तक नहीं पहुँच पाती। यानी हम देखो साउंड यहाँ बज रहा है और हम है यहाँ पर, तो इसमें मतलब किस इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बार-बार कंपन हो गए, जो इसके जो कण होते हैं ना आपस में मतलब कि इस पर तरंग के रूप में कंपन करते रहेंगे जब तक ये हमारे कानों तक नहीं पहुँच जाए। नहीं इसके लिए माध्यम का होना यानी ये इस प्रक्रिया को माध्यम में चलती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ये हमारे कानों तक नहीं पहुँच पाएँगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। यानी ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। एक तरंग विक्षोभ होता है जो कि माध्यम गति करता है तो एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ऊर्जा की ओर इसको लेके जाएगा और जब दोनों बिंदुओं के बीच में संपर्क नहीं हो पाएगा तब तो इस मतलब कि निर्वात का माध्यम इसमें हो जाएगा। ध्वनि यांत्रिक तरंगों द्वारा संचरित होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में काम करती हैं। जब एक वस्तु में कंपन होता है तो वायु के अंदर स्पीड यानी एकदम सिकुड़ने लग जाती है। यानी इसमें जो घनत्व होता है ना, वो दाब क्षेत्र अधिक हो जाएगा यानी मतलब जो साउंड होता है वो दूर तक नहीं फैल पाएगा, वहीं सिकुड़ने लग जाएगी, यानी वहीं तक ही रहेगा। लेकिन अगर वस्तुओं के बीच में विरलन होता है ना, तो उसमें दाब क्षेत्र निम्न हो जाता है, तो उसमें विरलन होता है। जैसे कह सकते हैं ना डीजे का साउंड होता है, डीजे बजता कहाँ है और सुनता कहाँ है, इसलिए होता है। इसके अंदर जो दाब क्षेत्र बहुत ही निम्न है और ये फैलने का काम कर रहा है। नहीं इसकी जो वस्तुओं का कंपन होता है मतलब कि बहुत अच्छे से हो रहा है और दाब क्षेत्र भी बहुत कम है, तो इसमें विरलन यानी फैलने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर संपीड़न यानी सिकुड़ने का काम करे, वहीं की वहीं रह जाएगी और जहाँ पे विरलन हो जाएगा वहां पर ये साउंड दूर दूर तक फैल जाएगा। इसमें आगे बताया गया जब वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करते हैं तो हाँ में स्पीडन होता है और ये श्रेणी बनकर तरंग के रूप में चलती रहती है। और ध्वनि तरंग संचरण के घनत्व का परावर्तन संचरण होता है। जब ध्वनि संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है तो ये तरंगे मतलब कि अधिक तरंगे हवा, पानी यानी अनेक प्रकार के माध्यम से होकर गति कर सकती हैं। लेकिन जो ये तरंगे होती हैं केवल निर्वात में ही संचरित नहीं हो सकती, बाकी सब में संचरित हो सकती। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है। ये तो मतलब एक टंकी से ली गई है जो कि मतलब इसमें एक घंटी बांध जैसे कि देखो यहाँ पर ये इसकी विद्युत घंटी है, ये इसका बेल जार है, ये इसका क्रोक है, ये इसका स्विच है, ये इसकी विद्युत धारा है। जब इस मतलब के ना विद्युत धारा मतलब कि इसमें वायु भरेंगे ना तब ये घंटी बजेगी, जो ध्वनि हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर इसके अंदर निर्वात पंप से सारी मतलब कि हवा इसके अंदर निकाल देंगे तो इसमें जो घंटी बजेगी पर निर्वात होने की वजह से वो हमें सुनाई नहीं देगी। सारे प्रोसेस होंगे लेकिन वो सुनाई नहीं देगी क्योंकि निर्वात के माध्यम में वो जो साउंड होता है वो गति नहीं कर पाता है। आप इससे इस बात से समझ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में किस प्रकार से गति करती हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं वो और अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होती हैं। ध्वनि तरंग के माध्यम के कण होते हैं उसका विस्थापन, तरंग का संचरण, दिशा का समांतरण या फिर ध्वनि तरंग का स्फुटन या फिर विरलन से होकर गुजरना इसके लिए बहुत जरूरी होता है। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है उनको एल तरंगे भी कहा जाता है। यानी एल तरंग के रूप में किसको जाना जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग को ही जाना जाएगा। इसमें यांत्रिक इसमें स्पीडन भी होता है, इसमें विरलन भी होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से स्पीडन होगा, किस प्रकार से विरलन होगा। जैसे कि आपको दिख रही है ये स्प्रिंग दिख रही है, जैसे कि इसको दूर दूर तक खींचेंगे
ऐसे यहाँ से एक सिरा, यहाँ से एक बिंदु यहाँ से खींचेंगे ना, तो ये मतलब ये फैल जाए, यानी विलन का काम करे, लेकिन इसको छोड़ते ही तुरंत सिकुड़ जाएगी, यानी इसमें स्पीडन भी हो रहा है, विलन भी हो रहा है, दोनों तरीके से काम कर रही है। यानी इस दिशा में भी बढ़ेगी और इस दिशा के अंदर भी ये बढ़ने का काम करेगी, यानी विलन भी हो रहा है और स्पीडन भी इसके अंदर हो रहा है। यानी एक तरंग सिल की गति से करेगी और प्रत्येक कुंडली एक दूसरे के ऊपर मतलब कि छोटी हो जाएगी, इसमें अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में काम करेंगे। कणों का जो कंपन होता है वो दिशा तरंग के समांतर होता है। जब इसके एक सिरे के आधार से करके दूसरे के ऊपर छोड़ हिलाते हैं ना, तो तरंग होती है, इनके बीच में करंग हो, मतलब कि कंपन हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब कि दो को खींच रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो कंपन होना जरूरी है, और इस कंपन से भी एक साउंड उत्पन्न हो, यानी हर प्रकार से साउंड उत्पन्न होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम का विस्थापन उसी दिशा में होता है, यानी जिसमें तरंग का प्रसारित इसमें होता है, यानी ऊपर नीचे हिलती हुई रस्ते में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में एक उदाहरण के रूप में इसमें बताया गया है। अब आता है नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, जो नोट्स मैं आपको करवा रही हूँ वो साइंस के नोट्स चल रहे हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से क्लास ले रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से इंडियन हिस्ट्री के बनाए गए हैं, इसके अंदर पूरी हिस्ट्री कंप्लीट की गई है, इसमें इंडिया ज्योग्राफी यानी पूरे इंडिया की ज्योग्राफी बताई गई है, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसके अंदर पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी बताई गई, यानी एग्जाम के लिए कहीं से भी पूछ सकते हैं, आपका टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। यानी ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कोई चेंजमेंट भी नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं है कि आपने पढ़ा और ये मतलब गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? अब आता है इंडियन पॉलिटिकल। तो अगर आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन आपने की है, एग्जाम दिए हैं, तो एक बार आप पॉलिटिकल को पढ़ के जरूर देखना, यानी कितने क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल से, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से माना जाता है पॉलिटिकल को, इसके जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। ये और स्टैटिक का तो फ्रेंड्स कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिक तो जितना पढ़ ले उतना कम ही रहता है। फ्रेंड्स ये सारी ई बुक रेडी की गई है, जिसके अंदर है ना कंप्लीट मतलब कि पूरा जो टॉपिक होता है ना, उसको हर टॉपिक को एक एक बारीकी से एक एक चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है। अब इसके अंदर क्या होगा, स्टैटिक के अंदर पूरा स्टैटिकल, पॉलिटिकल के अंदर पूरा पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के अंदर पूरी ज्योग्राफी, फिर इंडिया के ज्योग्राफी पूरी ज्योग्राफी। आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिलेगा, वहां से जाकर अगर इसको परचेज करना होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप इन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। समझ में आई बात? यानी इस नंबर पे बात करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ डाउट होता है उसको हम क्लियर किया जाएगा। जैसे कि आप एक साथ दो कोर्स लेना चाहते हैं, डेमो क्लास लेना चाहते हैं, कुछ भी डाउट होता है, यानी इसके अंदर कितने पेज मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक बताए गए हैं, तो वो जितने भी डाउट होते हैं ना उन सबको इसमें सोल्व किया जाएगा। समझ में आ गया? अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक क्या आ गया, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, यानी कोई भी ध्वनि तरंग होती है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि तरंग दैर्घ्य होती है, तो दो क्रमांक, जैसे स्पीडन होता है, विलन होता है, तो बीच में दूरी होती है जो कि मतलब लैम्बडा के रूप में इसको दर्शाया जाएगा। तो क्या इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, क्या इसकी आवर्ती होती है, क्या इसका आयाम होता है, क्या इसका आवर्तकाल, क्या तरंग वेग होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या आती है, तरंग दैर्घ्य। तो फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इसमें आप ये समझ सकते हैं, दो क्रमागत स्पीडन या फिर विलन के बीच की दूरी। समझ में आया? यानी दो क्रम रूप से स्पीडन भी हो रहा है, विलन भी हो रहा है, और उनके बीच में जो दूरी होती है ना, इसको ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कहा गया है। समझ में आई बात? इसको लैम्बडा या फिर इससे कोई डी चिन्ह, इसको लैम्बडा के रूप में इसको दर्शाया जाता है। समझ में आई? जो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। अब इसके बारे में अगर डिटेल से बताऊं तो डिटेल से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होती है। जो ध्वनि तरंग होती है इसमें माध्यम का स्पीडन या फिर विलन से होकर गुजरती है, और ध्वनि तरंग दैर्घ्य के लिए पिच के ऊपर निर्धारित करती है, यानी कौन सा इसका माध्यम होता है इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिपेंड करती है। यानी तरंग ध्वनि की तरंग दैर्घ्य को लगभग 17 मिमी से लेकर 17,000 मिमी तक इसको फैल सकती है। यानी जब ध्वनि एक माध्यम से लेकर से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति और तरंग दैर्घ्य दोनों ही मतलब बदल जाती है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति होती है ना वो चेंज नहीं होती। सिर्फ क्या क्या बदलेगा, इसकी गति और तरंग दैर्घ्य ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। जैसे कि ना ध्वनि की प्रबलता है मृदु के रूप में, आयाम के रूप में पता चलती है, तो इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इसको बताया गया है। अब आता है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स,
अब आता है आवर्ती। तो फ्रेंड्स आवर्ती क्या होती है? आवर्ती में आप ये समझ सकते हैं कि जब एक मतलब कि एकांक समय में दोलन की कुल संख्या की तरंग दैर्घ्य को आवर्ती कहते हैं। यानी एकांक समय के अंदर दोलन की जो दो संख्याएं होती है उसको बोला आवर्ती। समझ में आ गई? यानी एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंग की संख्या को बोला जाएगा कुल दोलन होते हैं उस आवर्ती। यानी एक सेकंड से गुजरने वाले स्पीड या फिर विलयन की जो संख्या होती है उसको आवर्ती कहा जाता है। और किसी भी आवर्ती उस तरंग में उत्पन्न होती है इसमें कंपित वस्तुओं में आवर्ती के बराबर होता है। और आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। इसको ग्रीक भाषा में न्यू यानी वी के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। कहते हैं ना कि मानव स्वर के लेकर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसकी क्या होती है? इसकी आवर्ती होती है। समझ में आई? यानी 20 से कम स्वर की ध्वनि को इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है और 20,000 से ऊपर वाली को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। यानी चमगादड़ हो गया, व्हेल जैसे 20,000 से अधिक मतलब आवाज को सुन सकते हैं। क्यों? चमगादड़, व्हेल ऐसे जानवर सुन सकते हैं। समझ में आई? यानी पुलिस उच्च आवर्ती सीटी का इस्तेमाल करते हैं जो कि कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते। समझ में आ गया ये बात? यानी उनकी जो आवृत्ति होती है इस प्रकार की होती है जिसको सिर्फ कुत्ते ही सुन सकते हैं, इंसान नहीं सुन सकते। पता नहीं कि 5 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अल्ट्रासाउंड इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें 5 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है। अरे व्हेल और हाथी के अंदर इंफ्रासाउंड सीमा पैदा करने वाले मतलब साउंड होते हैं और कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है इसको तरंग दैर्घ्य ज्यादा आवृत्ति वाली से ज्यादा होती है। यानी जो स्पीकर होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? यानी एक कंपन दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी दो क्रमागत स्पीडन या फिर विलयन से एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले समय को बोला जाता है आवर्तकाल। यानी किसी माध्यम से ध्वनि तरंग का दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसको टी के रूप में दिखाया जाता है, टी के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसको ऐसे इसको प्रेजेंट किया जाता है। इस बात पर ध्यान देना है। जैसे कि दो लगातार विकिरण या फिर संपीड़न के एक निश्चित स्थान से पार करने के बाद जो ध्वनि तरंग होती है ना इसको आवर्तकाल होता है। या फिर दोलन करने वाली कोई वस्तु के बीच में एक दोलन किया जितना समय लेती है और उस समय के आवर्तकाल को दोलन काल, विक्रमण काल या फिर कंपन काल भी इसमें कहा जाता है। कहते हैं ना कि आवर्ती या फिर आवर्त काल में संबंध क्या होता है? तो ध्वनि की आवर्ती और आवर्त काल में संबंध होता है कि जैसे समझिए ना कि ध्वनि तरंग की 0.5 सेकंड होती है लेकिन आवर्ती इसकी 20 हर्ट्ज होती है। समझ में आ गया? ये मैंने आपको ऐसे बताई दिया कैसा ही मान के अब आता है आयाम। आयाम इसका क्या होता है? तो आयाम फ्रेंड्स क्या होता है कि ये ना विश्राम की स्थिति में तरंग शिखर तक मापी जाई हुई ऊंचाई। समझ में आई? आप मतलब एक सिंपल वे में पढ़ सकते हैं कि विश्राम की स्थिति में तरंग की शिखर तक मापी गई ऊंचाई को आयाम कहा जाता है। और ये तरंग के रूप में आकार होती है। तरंग ध्वनि का आयाम के रूप में बढ़ने लगती है, इसकी प्रबलता अधिक हो जाती है। जैसे कि किसी माध्यम के जो कण की जो मूल स्थिति होती है ना वो दोनों कण मतलब कि विस्थापित तरंग के रूप में आयाम होती है। इसको ए के रूप में निरूपित किया जाता है और ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है? इसका एम इसका ऐसा ही मात्रक होता है। यानी ध्वनि का तारत्व या प्रबलता गुणवत्ता इसके आदि अभिलक्षण पाए जाते हैं। यानी आयाम के ही होते हैं जैसे तारत्व हो गया, प्रबलता हो गई, गुणवत्ता हो गई, इसके लक्षण होते हैं। जैसे कि ना ध्वनि का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिसमें कोई वस्तु कंपन करती है और ध्वनि की तरंग व्यापक आयाम से अधिक ऊर्जा से लेकर अधिक तीव्रता होती है। और ध्वनि तरंग आयाम को ब्रेल प्रणाली के रूप में डेसिबल में मापा जाता है और ध्वनि की प्रबलता और मृदुलता इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। और ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि तरंग से शुरू करने वाली इसकी मात्रा के ऊपर ये डिपेंड करती है। कहते हैं ना कि 20 से लेकर 20,000 प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी ध्वनि को जो मानव मानव सुन सकता है लेकिन 20,000 से अधिक हो गई तो वो अल्ट्रासाउंड मतलब कि उनको वो नहीं सुन सकता लेकिन जो चमगादड़ होते हैं वो इनको सुन सकते हैं। अब आता है तारत्व कि तारत्व क्या होता है? किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार से अनुभव करता है उसे तारत्व कहा जाता है। किसी स्रोत में कंपन शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी अधिक होती है तो उसका तारत्व भी उतना ही अधिक होता है। जिस प्रकार की ध्वनि होती है तारत्व कम होता है और आवृत्ति भी इसमें कम हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स इसमें आप देख इसके ना
ध्वनि के तारतम्य उसकी आवर्ती के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आवर्ती तरंगों की संख्या होती है जो किसी निश्चित बिंदु से इकाई से होकर गुजरती है। और ध्वनि की विशेषता मतलब क्या होती है, इसके तारतम्य उसकी विशेषता होती है, जिसके मतलब कि तीव्र स्वर होते हैं, गंभीर होते हैं, सपाट स्वर होते हैं। इसको अलग-अलग तरीके से पहचानना इसका काम करते थे कि ना आप कैसे ना आश्रुत तरंगे हो गए, स्रव तरंगे हो गए, पराश्रुत तरंगे होती है, किसमें आती है, सब तारतम्य में आती है। अब आश्रुत तरंगे क्या होती हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है, इसको मतलब जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते, यानी 20 से कम की आवृत्ति को हमारे कान नहीं सुन सकते, आश्रुत तरंगे हो गई। अब स्रव तरंगे क्या होती है, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है, जिनको हमारे कान सुन सकते हैं। अब परासर तरंगे क्या होती है, 2000 से ऊपर हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगे, जिनको हमारे कान नहीं सुनते, लेकिन जानवर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। यानी 2000 से ऊपर की वॉइस हो गई तो उनको हमारे कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ता, जानवर मतलब कि चमगादड़, बिल्ली आदि सुन सकते हैं। यानी ध्वनि की जो तरंग होती है इसकी यांत्रिक तरंग के ऊपर डिपेंड करती है। और ध्वनि की जो तरंग आयाम होती है, इसकी तीव्रता ज्यादा होने पर इसकी आवृत्ति भी ज्यादा होती है, तो ध्वनि ज्यादा दूर तक फैलती है, यानी ना बहुत दूर तक इसकी आवाज जाएगी। और ध्वनि की गति के माध्यम का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, यानी किस माध्यम में फैल रही है इस पर डिपेंड करता है। और ध्वनि की गति, ऊंचाई, तापमान पर डिपेंड करती है। और ध्वनि तरंगों को प्रसारित करने के लिए भौतिक माध्यम का होना बहुत जरूरी इसके अंदर होता है। अब आता है प्रबलता, कि प्रबलता क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रबलता से आप एक मतलब समझ सकते हैं, प्रबलता क्या होती है। ध्वनि तरंग की प्रबलता का मतलब होता है ध्वनि तरंग की में कितनी ऊर्जा है। इसको डेसिबल में मापा, यानी डीबी हो गया ना ये वाला, इसको डेसिबल के अंदर मापा जाता है। यानी ज्यादा डेसिबल वाली ध्वनि बहुत मतलब कम डेसिबल वाली ध्वनि कैसे होगी, यानी ज्यादा वाली बहुत तेज हो जाएगी, जैसे लाउड स्पीकर की हो गई, और कम वाली मतलब कि बहुत नॉर्मल हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यानी ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। और ध्वनि की प्रबलता होती है ध्वनि तरंग के आयाम के वर्ग के सीधे समानुपाती इसमें होती है। अगर आयाम दुगना हो जाएगा तो प्रबलता 4 गुनी हो जाएगी। समझ में आ गई, यानी आयाम दुगना हुआ तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर ध्वनि की प्रबलता उस माध्यम से घनत्व पर निर्भर करती है तो इसको मतलब कि प्रसारित होने में इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन शोर मतलब 80 डेसिबल से ज्यादा ऊपर होने मतलब कि वो इसको मतलब कि थोड़ा सा मतलब नुकसानदायक होती है। यानी कांच को तोड़ने का अधिकतम मतलब कितनी होती है, 100 से लेकर 105 डेसिबल वॉइस होना बहुत जरूरी होता है, इसमें वो कांच टूट जाते हैं। यानी 1 मीटर की दूरी बैठे इंसान का मतलब कि जो सामान्य के बातचीत कर रहे हैं तो उसके लिए 60 डेसिबल होना बहुत जरूरी होता है। यानी सामान्य बातचीत करने के लिए 60 डेसिबल होना मतलब नॉर्मल होता है। इसके अंदर कोई इंसान, दो लोग आपस में बैठकर बात कर सकते हैं 1 मीटर की दूरी पर। समझ में आई। और लगभग 80 मतलब 80 डेसिबल से लेकर 30 मीटर की दूरी तक सुनने के लिए बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर 100 से ज्यादा हो गई तो वो किसमें आ गई, वो लाउड स्पीकर यानी होते हैं ना इसके अंदर आ जाए, डीजे या फिर लाउड स्पीकर के अंदर काउंट हो जाएगी। अब आता है गुणता। तो गुणता क्या होती है फ्रेंड्स, किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि के द्वारा उत्पन्न तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसको समांतरत्व है, प्रबलता में अंतर होता है, सहायता करती है। एकल आवृत्ति को कोटन को टोन कहते हैं। और अनेक ध्वनि श्रेणी मिश्रण स्वर होते हैं जो कि श्रवण कर्णप्रिय नहीं होते, लेकिन संगीत सुनने में सुखद होता है। समझ में आई बात। ये ध्वनि की गुणता या फिर लय क्या होती है, ध्वनि के उस गण को कहते हैं जिसमें अलग अलग स्रोतों में आने वाली समान आवृत्तियों में अंतर किया जाता है। समझ में आई। यानी जो मतलब वॉइस कुछ भी साउंड आ रहा है इसमें जो चेंजमेंट होते हैं ना, इसको बोला जाता है ध्वनि की गुणता। जैसे कि ना, जो कि ध्वनि की तरंग के रूप में निर्भर करती है। जैसे कि ना एक शहनाई बज रही है, एक वायलिन बज रहा है, तो इन दोनों के मतलब स्वर अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन सुनने में दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसके कुछ चेंजमेंट तो हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि ना ध्वनि की गुणता या फिर लय होना, ध्वनि की आवृत्ति या फिर पिच होना, ध्वनि की तीव्रता या आयाम होना, ध्वनि की गति होना, ध्वनि का परावर्तन होना, ध्वनि का अवशोषण होना, अलग अलग हो गए ना। जैसे कि गुण पे बात की जाए तो जब ध्वनि के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती। क्लियर हो गए, नहीं इसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो तरंग दैर्घ्य होती है, दो बीच की दूरी होती है, आवर्ती ध्वनि पिच पर निर्धारित करती है। और उच्च आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच वाली ध्वनि। और ध्वनि का एसआई मात्रा को डेसिबल से काउंट किया जाता है। और मानव कान के लिए 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। समझ में आई बात। अब देखो इसमें बताया गया तरंग वेग, कि तरंग वेग नया टॉपिक आएगा, तरंग वेग।
एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें एक फॉर्मूला हो गया, वेग हो गया, चली गई दूरी हो गया, लिया गया समय, यानी वेग को v से, चली गई दूरी को लैम्बडा से और लिया गया समय को t से प्रेजेंट किया गया है। लैम्बडा ध्वनि के तरंग दैर्घ्य होता है, जो कि t से समय का पता चलता है। अब इसमें फॉर्मूला दिया गया, तरंग दैर्घ्य प्लस आवृत्ति को इसमें मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका फॉर्मूला इसमें बताया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है, इतने डीपली क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि देखो आवर्तकाल आ गया, देखो जो ध्वनि होती है, जो तरंग वेग होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, किसी माध्यम से ध्वनि गति कर रही है, इसके बारे में डिपेंड करना है, यानी किस माध्यम से हो रही है, हवा में हो रही है, पानी में हो रही है, यानी अलग अलग माध्यम होता है। जैसे कि शुष्क हवा के अंदर कितनी होती है? 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। मजबूत स्टील की बात की जाए तो 5900 मीटर प्रति सेकंड होती है। और निर्वात के अंदर तो शून्य होती है। जल की बात की जाए तो 1480 मीटर प्रति सेकंड होती है। सागर जल की बात की जाए तो 1480 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जो ध्वनि की गति होती है, ठोस के अंदर सबसे ज्यादा होती है और गैस के अंदर सबसे धीमी होती है। तो इस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है। यानी ध्वनि गति समान भौतिक परिस्थितियों के दिए गए माध्यम से आवृत्ति का लगभग समान ही रहती है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ध्वनि तरंग की आवर्तकाल कितना है? 0.053 हो गया, तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई? जैसे कि अगर किसी ध्वनि की जो आवर्तकाल है, जैसे अगर आप इसे इन क्वेश्चन को याद भी रख सकते हैं, अगर 0.05 हो गई तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होगी। यानी ये क्वेश्चन ऐसे जो याद करने वाले ही क्वेश्चन है। कैसे? इसमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है जो मीटर प्रति सेकंड से इसकी संख्या से बताई गई है। इसमें जो हर्ट्ज होते हैं इसको एच से मापा गया है। इसकी ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति जो पिच के प्राय होती है, और ध्वनि तरंग को 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसको मापा जाता है। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को तरंग श्रव्य कहा जाता है, जो कि हमारे कान सुन सकते हैं। जो ध्वनि की अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ये माध्यम से स्पीडन और विरलन से गुजरती है, या फिर ध्वनि या फिर किसी तरंग की चाल होती है, इसको तरंग आवृत्ति को तरंग दैर्घ्य से गुणनफल के बराबर मापा गया है। यानी इसको मतलब कि अगर नॉर्मल देखा जाए तो इसकी 20 हर्ट्ज की तरंग आवृत्ति हो जाएगी। यानी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखो मल्टीप्लाई किया 100 से 5 किया, तुरंत इसका आंसर आ गया। इसमें क्या है ना, कुछ ज्यादा कुछ करने के बाद में से टाइम दे रखा है, 100 इसका टाइम होता है, इसको मतलब मल्टीप्लाई किया। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको याद करना ही पड़ेगा। इतना डीपली मतलब ये तो ऑब्जेक्ट टाइप में ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आता है विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, यानी अनेक प्रकार के जो माध्यम होते हैं इसमें ध्वनि की चाल कैसे होती है। नहीं कहते हैं ना कि माध्यम जैसे तापमान हो गया, घनत्व हो गया, लोच पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोस में ज्यादा होती है, तरल में कम होती है और गैस के अंदर तो सबसे ही कम होती है। इसकी जो चाल किस किस माध्यम में कैसी होती है इसके बारे में बताने, यानी माध्यम के प्रकार हो गए, माध्यम का तापमान हो गया, माध्यम का घनत्व हो गया और माध्यम की अवस्था हो गई। जैसे कि माध्यम के प्रकार क्या होते हैं, ध्वनि की चाल उस माध्यम के प्रकार पर निर्भर करती है जिसमें वो यात्रा कर रही है। माध्यम का तापक्रम, किसी माध्यम में अगर कोई तापमान बढ़ता है तो उसकी गति भी, ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। माध्यम का घनत्व क्या होता है कि लो जितने ज्यादा घनत्व कम उतना ही कम हो जाएगा। जैसे ध्वनि जितनी तेज होगी उसका माध्यम में यात्रा करना होगी। और माध्यम की अवस्था क्या होती है, ध्वनि की चाल ठोस से ज्यादा, मतलब कि उसके कम गैस, मतलब कि ठोस में ज्यादा हो गई, द्रव में कम हो गई और गैस में सबसे कम हो गई। ये इसकी अवस्था के बारे में बताया गया है। जैसे कि ना, तो एक उदाहरण बताया गया है कि ध्वनि चाल समुद्र तल से जो होता है शुष्क तल होता है उसमें 20 डिग्री से लेकर 68 से मतलब 400 तक तापमान में होती है। लेकिन ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकंड या फिर लगभग 1125 प्रति फीट प्रति सेकंड इसमें हो सकती है। यानी अलग, यानी जो ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है कि कौन सा माध्यम होता है। आप इस बात से इसको समझ सकते हैं। देखिए ध्वनि की चाल पदार्थ के माध्यम के गुण पर निर्भर करती है और ये संचरित करती है, यानी गैस में सबसे कम होती है और ठोस में सबसे ज्यादा होती है। समझ में आई बात है? यानी ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, तापमान घटेगा तो घट जाएगी। और हवा में आर्द्रता मतलब की चाल बढ़ जाएगी, शुष्क है, हवा है तो तेजी से जाएगी। और प्रकाश में इसकी चाल अधिक होती है। और ध्वनि की वायु की बात की जाए तो 22 सेंटीग्रेड से लेकर 344 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाती है। अब आता है ध्वनि में परावर्तन। ध्वनि में परावर्तन किस प्रकार से होता है?
जैसे कि जब कोई ध्वनि तरंग किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो उसको बोलते हैं ध्वनि में परावर्तन। यानी कोई ध्वनि की तरंग गई है, किसी सतह पर गई है, उसे टकरा कर वापस आ गई तो हो गया परावर्तन। यानी इसके कुछ नियम भी होते हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी, जैसे कि ना इसमें आपतन कोण बनेगा, परावर्तन कोण के बराबर होती है, आतिथ्य ध्वनि होती है, परावर्तित ध्वनि होती है, अभिलंब ध्वनि होती है, सभी के एक तल होते हैं। समझ में आई बात? यानी प्रकाश की तरह ध्वनि जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो वापस लौटती है, इसको ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और ध्वनि के परावर्तन में समय का, प्रकाश का परावर्तन, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है, जैसे आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग, आयतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब स्थल, ध्वनि के आयतन कोण हमेशा सीधे परावर्तन कोण के बराबर ही होते हैं, दिख रहा है ना आपको? यानी ये घड़ी है या यहाँ से गया टकरा के वापसी आ गया, ये टकरा के इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। नहीं, एक सतह से टकराकर वापस आ गई तो क्या हो गया, ध्वनि का परावर्तन इसमें हो चुका है। अगर इसके बारे में डिटेल से बनाऊं तो कैसे हो जाएगा, यानी कुएं में झांक कर बोलने से हमारी आवाज है वो जो वापस सुनाई देती है, ये भी एक नियम होता है। किसी पहाड़ी पर बोलने से हमारी आवाज आवाज गूंजने लगती है, तो इसका भी एक मतलब उदाहरण हो गया। और कोई बड़ा है होल है, गुमंद है, उसमें हम जाकर बोलते हैं तो उसमें भी हमारी वॉइस है ना, मतलब हमें वापस सुनाई देती है। जैसे ध्वनि के परावर्तन के कुछ उपयोग होते हैं, जैसे चमगादड़, डॉल्फिन जिस जानवर शिकार करते हैं तो मतलब उनको मतलब कि वो ध्वनि तरंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वेल होगी, उच्च आवृत्ति की ध्वनि निकालती है, सोनार क्लिक करने वाले उत्पन्न करती है, मतलब अलग अलग प्रकार के इसके उपयोगी भी होते हैं। अ, अब आता है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि क्या होती है फ्रेंड्स? प्रतिध्वनि से आप ये समझ सकते हैं, जब कोई ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। यानी ध्वनि के परावर्तन के कारण दोहराए को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि सेम ही होते हैं। जब हम प्रतिध्वनि तब सुनते हैं जब मूल्य ध्वनि के प्रतिध्वनि के बीच में 0.1 सेकंड का अंतराल होता है। समझ में आई बात? यानी यह ध्वनि परावर्तन का नतीजा ही होता है कि कुएं में आवाज मारने से थोड़ी देर बाद ही हमारी आवाज गूंजने लगती है, तो किसी प्रतिध्वनि हो रही है। यानी परावर्तन और प्रतिध्वनि दोनों सेम ही होती हैं। आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब कठोर सतह को परावर्तित होती है और मुलायम सतह को अवशोषित कर लेती है। हो गया क्लियर? यानी जो प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम गणना होती है चाल बटा दूरी, मतलब चाल बटा समय, दूरी बटा समय हो जाएगा। और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। और समय क्या होता है, 1 सेकंड होता है। इसमें समय क्या दिया गया है, चाल कितनी है, 344 मीटर प्रति सेकंड, दूरी क्या है हमें ज्ञात करनी है, और टाइम क्या है, 0 पॉइंट मतलब कि सेकंड। देखो 344 की क्या थी, इसकी चाल थी, इसको मतलब कि टाइम से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया, 34.4 मीटर। अब इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 17.2 मीटर। ये 22 4 इसकी क्या आ जाएगी, इसकी दूरी इसकी आ जाएगी। जैसे कि ना इस जैसे कि श्रोता हो गया, परावर्तक के बीच में कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होना चाहिए। यानी जो भी मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके अंदर 17.2 मीटर की दूरी होना बहुत जरूरी है। यानी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप सोल्व नहीं कर सकते, सिर्फ को याद करना ही होगा कि बातचीत करने के लिए कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होना बहुत जरूरी होता है। यानी मूल ध्वनि और प्रतिवर्ती ध्वनि के अंदर 0.15 मीटर से मतलब कि इसका अंतराल होना बहुत जरूरी होता है। और ध्वनि के अवरोधक तक जाने के लिए आपस श्रोता को 1/10 सेकंड का टाइम लेना बहुत जरूरी होता है। अब आ जाता है फ्रेंड्स प्रतिध्वनि की। प्रतिध्वनि क्या होता है, जब कोई ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी ध्वनि में परावर्तन और प्रतिध्वनि दोनों बराबर ही होती है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं क्योंकि दोनों सेम सेम ही होती है। यानी यह ध्वनि के परावर्तन का एक नतीजा ही होता है। समझ में आई बात? यानी ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण जो ध्वनि में दोहराव उत्पन्न होता है ना, उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। जैसे कि हम कुछ मतलब किसी है ना कुएं में आवाज लगाते हैं तो हमें गूंज के सुनाई देती है ना वापस ही, उसकी एक प्रतिध्वनि का एक उदाहरण बताया गया है। जब हम प्रतिध्वनि को सुन लेते हैं तो उसके मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 टाइम का अंतराल होता है। यानी जैसे मैंने कुछ मतलब कुएं में देख के कुछ बोला तो उसको मतलब कि 0.1 के बाद ही वो वॉइस रिपीट होकर दोबारा आएगी, यानी सुनाई देगी। यानी
ऐसे कि गुम्मद में बोलना, किसी पहाड़ पर बोलना, टकरा कर वापस से आएगी, यानी प्रतिध्वनि हो रही है इसकी। इस तरीके से आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 0.1 हो या फिर 0.15 हो, कहीं पे 0.1 देते हैं, कहीं पर 0.5 मतलब कि 15 दे देते हैं, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यानी प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि कठोर सतह से परावर्तित होती है, यानी कोई कठोर सतह पे जाकर वो टकरा कर वापसी आती है, तो वहां पर क्या होती है, प्रतिध्वनि पैदा हो जाती है। यानी मुलायम सतह के ऊपर तो ये अवशोषित हो जाएगी, लेकिन कठोर सतह होगी तो वहां पर ये परावर्तन होकर वापसी आ जाएगी। जैसे कि ना, यानी कुएं के अंदर आवाज लगाने के कुछ समय बाद वो वापसी गूंज रही है। यानी देखो एक बात बताई गई, जैसे कि आपको देखो ये देखो यहाँ पे सोल्व करके क्वेश्चन बताया गया है, यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि श्रोता हो गया परावर्तक के बीच में बात करने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना हुआ क्वेश्चन है, यानी वनडे एग्जाम के अंदर पूछ भी सकते हैं कि दो इंसानों के बीच में बात करने के लिए कम से कम कितनी दूरी होना बहुत जरूरी होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब है ना दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर 17.2 यानी की दूरी होना बहुत जरूरी होता है। यानी ये क्वेश्चन भी बना हुआ क्वेश्चन है, कैसे जैसे कि देखो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड। अब मतलब ध्वनि की प्रति ध्वनि कितनी होती है, इसमें आप 0.15 सेकंड लगते, मैंने आपको बताया ना, कहीं पे 15 देते हैं, कहीं पे ये 0.1 तो सिर्फ दे रखा है, लेकिन आपको मतलब सोल्व करोगे तो आपको 0.15 ही लेना होगा। इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या 34.4, इसको मतलब 2 से मल्टी मतलब कि डिवाइड किया, तब आंसर क्या आ गया 17.2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यानी इतना टाइम, मतलब इतनी दूरी दो लोगों के बीच में होनी चाहिए जब दो लोग बात करते होते हैं। यानी बादलों की गड़गड़ाहट हो गई, बिजली के हमारे कान मतलब किस प्रकार से मतलब बार बार परावर्तन होता है, उसमें जो वॉइस मतलब चेंजमेंट होता है ना, वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया गया। यानी ध्वनि अवशोषित कर लेती है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई मतलब कि सिनेमा घर होता है, वहां पे क्या होता है फिर बड़े बड़े मतलब कि वहां पे लोग किस तरह से चिल्लाते हैं मतलब कि थिएटर के अंदर, तो उसकी जो वॉइस होती है वो बाहर नहीं, वो सिर्फ उसी के अंदर ही रहती है, वो मतलब ना टकराती है ना बाहर जाती है, सिर्फ उसी के अंदर गूंजती रहती है। क्यों गूंजती रहती है, तो उन्होंने क्या कर रखते थे, वो मतलब कि फाइबर बोर्ड हो गया, खुरदरी प्लास्टिक हो गई, भारी पर्दे हो गए, गद्देदार सीट, यानी इस तरह का सामान का यूज किया गया है, जो उनकी जो ध्वनि होती है, जो मतलब वॉइस आ रही है, ऐसी मुलायम सतह दी गई है कि ध्वनि पूरे उसमें अवशोषित हो गई, जैसे उसमें कितने भी लोग मिलकर चिल्लाएंगे ना, तब भी वो वॉइस बाहर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस तरह का मतलब की सतह बनाई गई है कि वो वॉइस वहीं पर ही अवशोषित हो रही है, बाहर नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप खुले में चिल्लाएंगे तो वो वॉइस बाहर भी जाएगी। जैसे कि ना कि गहरा कुआं हो गया, बड़ी इमारत हो गई, पहाड़ी के ऊपर बोलेंगे तो मतलब कि वो दोबारा सुनाई देती है, लेकिन ऐसी जगह पे वो सुनाई नहीं देती है। समझ में आई बात। जैसे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि के बीच में टाइम भी होना चाहिए। मनुष्य मतलब किस प्रकार से इनकी अनुभूति होती है, कितनी मतलब कि ध्वनि की मतलब वायु में इसकी चाल कितनी होती है, टाइम कितना लगता है। जैसे अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए अलग अलग के बीच में दूरी होती है ना, उसकी आधी होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आंसर है ना, क्या बोलते हैं 34.4 मीटर, तो इसका आधा होना चाहिए। यानी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन करने वाली वस्तु को जो ध्वनि होती है उसके अंदर 17.2 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर दूर हो गया तो उसमें वॉइस सुनाई नहीं देगी। समझ में आई बात। यानी प्रतिध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। जब उच्च इमारत या फिर पहाड़ पर चिल्लाएंगे तो ताली बजाने से वो वापस गूंजती है, तो यह एक ध्वनि की प्रतिध्वनि कहलाएगी। अब तो मतलब आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं कि ध्वनि की प्रतिध्वनि किस प्रकार से होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। अब आता है अनुसरण, कि अनुसरण क्या होता है, अनुरणन। देखिए फ्रेंड, इससे आप ये समझ सकते हैं कि क्या होता है, ध्वनि में बार बार परावर्तन के कारण और लंबे समय तक बनी रहती है ऐसी स्थिति, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुरणन बोलते हैं। अनुसरण नहीं, अनुरणन हो जाता है ये। जैसे कि बोलते हैं ना, बार ध्वनि का बार बार परावर्तित होकर जुड़ती रहती चली जाएगी। जैसे किसी बड़े बड़े सिनेमा हॉल हो गए, हॉल की दीवारें हो गई, छत हो गई, फर्श हो गई, उसमें बार बार परावर्तन हो रहा है, यानी ध्वनि बार बार बनी रह रही है, इसमें अनुरणन हो रहा है। तो किस प्रकार से तो बोला गया है
यानी ध्वनि का बार बार परावर्तन के कारण लंबे समय तक वो बनी रहती है उस स्थिति को, उसको बोलते हैं अनुरणन कहा जाता है। जैसे कि इसको मैं अगर इंग्लिश में मतलब तो रेगुलेशन बोला जाएगा, जिसकी ध्वनि विभिन्न वजह से दीवार हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, लोग, यानी इस तरह से उसको धीरे धीरे होकर उसको अवशोषित किया जा रहा है। समझ में आई? यानी अनुरण के कम से कम मतलब की सभा हो गई, हॉल हो गई, दीवार, छत, यानी ऐसे उसमें पर्दों, यानी ऐसी चीज का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो वॉइस हो रही है वो उसमें बाहर ही नहीं निकल पा रही है, उसके अंदर ही वो अवशोषित हो रही जा रही है। जैसे कि कौन कौन सी होती है कि संपीड़ित फाइबर बोर्ड होगी, खुरदरा प्लास्टिक हो गया, मतलब कि मोटे पर्दे हो गए, गत्ता हो गया, घास फूस की दीवार हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि वो वॉइस वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है। और सीटों के पदार्थ का सही चुनाव करने से अवशोषण के काम कम करता है। और ये मतलब कि इस तरह जो दीवार होती है ना, इसमें परावर्तन भी नहीं हो पाता है। समझ में आई बात? यानी अगर स्थायित्व काफी लंबा हो तो ध्वनि धुंधली और विकृत भ्रमित हो जाती है। और बड़े बड़े सिनेमा और सभागार में अनुसरण कम हो जाता है, जैसे कि ना सभा भवन की छत हो गई, दीवार हो गई, इसमें संपीड़ित फाइबर बोर्ड है, यानी इसमें आवाज को सिकुड़ने वाले, इसमें मतलब कि ऐसे औसत लगाए गए हैं, इसमें से वॉइस सिकुड़ती है, बाहर नहीं निकल पा रही है। यानी खिड़की दरवाजे पर भारी भारी पर्दे लगाए गए हैं, जिससे फर्श हो गए, कालीन पर बिछाए जाते हैं। सीट ध्वनि अवशोष गुण रखने वाले पदार्थ में बनाए गए, यानी अनेक प्रकार से इसके अंदर इसको बनाए गए हैं। अब आ गया है कि प्रतिध्वनि और अनुरण में अंतर क्या होता है। इसमें तो आवाज गूंज रही है, इसमें अंदर मतलब कि उसके अंदर मतलब समा रही है, इसमें अंतर क्या हो रहा है, यानी किस प्रकार से इसके अंदर होता है, उसके बारे में बताएं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि एकल प्रतिबिंब होता है, लेकिन जो अनुरणन होता है वो प्रति मतलब उसमें कितनी भी आवाज कर लो, कितना भी बोल लो, वो सब कुछ उसके अंदर अवशोषित हो जाएगा। लेकिन प्रतिध्वनि में अगर हम एक बार बोलेंगे तो उसका रिपीट तुरंत हो जाता है, एक वॉइस को भी रिपीट कर देता है। लेकिन अनुरण के अंदर आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बोल लो, कितना भी चीख लो, वो बिल्कुल उसके अंदर बाहर नहीं आएगा। समझ में आई बात? यानी जो प्रतिध्वनि होती है, इसमें ध्वनि तरंगों का परावर्तन से बनती रहनी, बार बार इसमें परावर्तन होता रहता है, लेकिन इसमें परावर्तन नहीं होता है। यानी किसी दूरस्थ सतह के ध्वनि तरंग को एकल प्रतिबिंब होता है। यानी किसी कमरे में महत्वपूर्ण ध्वनि को गुणों से निकला जाता है। जैसे कि बात करते हैं ना, इसकी जो आंतरिक स्थायी पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर बाह्य आस्थान पाए जाते हैं। देखा है ना, अनुरणन होता है, ये बिल्कुल आंतरिक हिस्से में होता है, यानी अंदर अंदर होता है। लेकिन जो प्रतिध्वनि होती है एकदम खुले में होती है ना, मतलब बाहर खुलकर होती है। समझ में आया बात? जैसे कि ना, ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि का दोहराव प्रतिध्वनि कहलाता है। लेकिन बड़े बड़े हॉल हो गए, हॉल की दीवार हो गई, छत फर्श में बार बार परावर्तन होता है, लेकिन फिर भी वो वॉइस बाहर नहीं जा सकती है, इसको बोला जाता है अनुरणन। यानी प्रतिध्वनि एक खाली हॉल में उत्पन्न होती है, लेकिन जब ये अनुरण होता है, ये भरे में, यानी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं जा रही है। और ध्वनि, इसमें बार बार ध्वनि का परावर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें बार बार ध्वनि का परावर्तन होता है। इसमें ध्वनि स्थायी नहीं होती, लेकिन इसकी ध्वनि स्थायी होती है, और वो उसके अंदर अवशोषित होती रहती है, वो मतलब बाहर ही नहीं निकल पाती है। ऐसे होता है ना, ऐसी चीजों को उसमें यूज किया गया है कि वो वॉइस उसी के अंदर रह रही है, बाहर खड़ा इंसान सुन भी नहीं सकता कि हॉल के अंदर आखिर हो क्या क्या कर रहा है, यानी कौन सी मूवी चल रही है उसे ये तक पता नहीं चलता है। समझ में आई बात? अब हम पढ़ेंगे ध्वनि के जो परावर्तन में कौन कौन से इसके अनुप्रयोग होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ना, सोनार हो गया, साउंड नेगेशन हो गया, रेजिंग तकनीक हो गई, इक्लोशन हो गया, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हो गई, कणतु हो गया, ध्वनि फट हो गया, मेगाफोन्स हो गए। इन सब के क्या क्या इनके अनुप्रयोग होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बात की जाए, जैसे कि ध्वनि कठोर सतह से टकरा कर वापस आती है, दिशा में उछलती है, ध्वनि का परावर्तन ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के परावर्तन से बड़ी सतह का होना बहुत जरूरी होता है। ध्वनि के परावर्तन के नियम में प्रकाश का परावर्तन से मतलब मिलता जुलता नियम होता है। ध्वनि के परावर्तन के बड़े बड़े ऑडिटोरियम के मतलब कि प्लग में घुमावदार होते हैं। ध्वनि स्रोत के अंतर कंपन होने के बाद ध्वनि बार बार पुनरावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। चमगादड़ या फिर डॉल्फिन अपनी यात्रा करने से बाधाओं का पता लगाने के प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो कौन कौन से चमगादड़ और डॉल्फिन, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अपने मतलब रास्ते के अंदर मतलब यात्रा करते हैं टाइम, वो किसका यूज करते हैं, वो प्रतिध्वनि का यूज करते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि ना क्या बताया गया है, मेगाफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, हॉर्न हो गया, तुई हो गई, शहनाई हो गई, इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं में फैला सके। यानी यानी वो ये नहीं है कि वो एक दिशा में जा रही है। आपको पता है कि लाउड स्पीकर कहाँ बज रहा है,
लेकिन वो चारों दिशा में जाता है। मेगाफोन हो गया, हॉर्न हो गया, तुरही हो गई, शहनाई हो गई, वो उनको बनाया ही इस प्रकार से जाता है क्योंकि जो साउंड होता है वो सब जगह में जाए। यानी ये सभी जो वाद्य यंत्र होते हैं कि ध्वनि तरंग को बार बार परावर्तित होकर मतलब वायु के अंदर के दौरान सभी श्रोताओं तक पहुंचाने इसका काम होता है। यानी इस प्रकार की ध्वनि को आयाम चुनकर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। अब आता है स्टेथोस्कोप। ये एक चिकित्सीय वाद्य यंत्र होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मानव शरीर के अंदर फेफड़ों के अंदर कुछ भी ध्वनि हो रही है, कुछ भी चेंजमेंट हो रहा है, उसको सुनने के लिए जैसे हृदय की धड़कन हो गई, यानी कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर चेक करता है तुरंत। तो ये भी मतलब एक तरह से काम करता है। मतलब ये इसके अनुप्रयोग होते हैं। फिर क्या बताया कि कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षाओं में, सिनेमा हॉल में, छत के जो जो गोल है ना, आपको देखा है जो गोल बनाई होती है, वो क्यों बनाई होती है, वो इसलिए बनाई जाती है। यानी इसके सभी मतलब के जो भाग होते हैं उनको इस प्रकार से डेकोरेट यानी बताया गया है कि जो इसका कंसर्ट हॉल में सब लोग बात कर रहे हैं, सम्मेलन में सब बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो वॉइस है वो बाहर नहीं जाएगी, यानी मोटे पर्दे, यानी इसी चीजों का यूज किया जाता है कि जो सारी आवाज उसके अंदर ही रहे, यानी वो बाहर नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? यानी ध्वनि को पट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे होल में ही फैल जाएगी, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगी। यानी 3 इसके अनुप्रयोग बताए गए। अब आता है स्रोतों का परिसर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बात की जाए क्या होता है कि ध्वनि स्रोत की स्थिति में बताने का तरीका, यानी जो जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, उसको स्रोत की स्थिति में जो बताने का तरीका होता है उसको क्या बोलता है, ध्वनि होता है परिचय। इसके 3 आयाम होते हैं, जिसके ऊंचाई, दूरी, दिंगज। इसके मतलब इस साउंड के 3 परिसर होते हैं, जिसके मतलब कि अनेक प्रकार से इसको पता है, जिसके ना इंटरवल के समय में अंतराल, इंटरोगेशन का अंतर क्या होना, इस तरह का फंक्शन होना, किस किस प्रकार से फंक्शन होते हैं, जैसे जानवर की, हवा की, बहती नदी की, हिमखलन के, ज्वालामुखी की, हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर की, सड़क वाहन की, रेलगाड़ियां, अलग प्रकार के अलग अलग स्रोत मतलब कि किस प्रकार से इनको बताया गया है। जैसे कि मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 तक वो सुन सकता है, लेकिन 5 वर्ष से कम आयु को लेके जैसे ना 25 kTH के तक ध्वनि सुन सकते हैं। अतः 20 हर्ट्ज की आवृत्ति कौन सुन सकते हैं? मनुष्य नहीं, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं ये सुन सकते हैं, ये मनुष्य नहीं सुन सकते। कंपन करने से लोलक उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। और गैंडे 5 हर्ट्ज की आवृत्ति को एक दूसरे से संपर्क करते हैं। और हाथी और व्हेली होते हैं ना, अस्त्र ध्वनि को उत्पन्न करते हैं और भूकंप प्रकार तरंगों का अस्त्र तरंग पैदा करते हैं, जो कि जंतु जानवर इससे परेशान होते हैं। आपने कभी देखा, नोटिस किया है? यानी हमारी धरती के अंदर में भूकंप भूकंप आते हैं, सबसे पहले जानवरों को पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो उनको मतलब ऐसी आवृत्ति दी गई है कि वो मतलब कि हाई से हाई मतलब लो से लो हर फ्रिक्वेंसी को महसूस कर सकते हैं। बस यही, यानी 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को ध्वनि को प्रस्तुत ध्वनि पराध्वनि कहते हैं। जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ होते हैं ना, वो इसको सुन सकते हैं। नहीं, कुत्ते और चूहे की जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन चमगादड़ यानी ये सब इसको सुन भी सकते हैं। समझ में? यानी उनको तुरंत पता चल जाता है कि क्या चेंजमेंट इसके अंदर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि ना WHO के मुताबिक 65 डेसिबल से अधिक से मतलब जो होता है ना कि शोर प्रदूषण के लिए हानिकारक होता है। यानी कितना क्या WHO ने 65 फिक्स कर रखा है, फिक्स, यानी इससे अधिक करने के लिए मतलब कि ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बन जाता है। और 75 की बात की जाए तो सोने का 75 अगर बात की जाए तो 75 डेसिबल की बात की जाए तो ये क्या होता है, हानिकारक शोर के रूप में जाएगा। और अगर 120 डेसिबल की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये बहुत ही दर्दनाक होता है, यानी बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी उसमें हो जाती है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य संबंधी के बहुत गंभीर असर इसमें पड़ जाता है। अब आता है नेक्स्ट, आता है पराध्वनि के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। यानी जैसे ना पराध्वनि का इस्तेमाल कर चिकित्सा में, सुरक्षा में, समुद्र नेविगेशन में, सामग्री परीक्षण, संगीत, यानी किस किस प्रकार से इसके क्या क्या इसके उपयोग किए गए हैं, इसके बारे में। जैसे कि ना इसकी की इसका उपयोग उद्योग, धातु इलाकों में दरार व अन्य दोषों को पता लगाने के लिए बिना नुकसान पहुंचाए उनका पता लगाने में किया जाता है। इस उद्योग में वस्तुओं के उन भागों के साफ सफाई के लिए उपयोग किया जाता है जिनका मतलब कि पहुंचाना कठिन हो, जैसे कि ना सर्पिलाकार नली हो, विषम आकार की मशीन आदि। इसका उपयोग शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि की जांच करने में किया जाता है। इन तरंगों का उपयोग से हृदय की गतिविधि दिखाने यानी प्रतिबिंब के रूप में साफ साफ नजर आती है। इसको इको कार्डियोग्राफी कहते हैं, जो जो डायग्राम कैसे होती है। इस तकनीक से शरीर के अंदर होने वाली मतलब कुछ भी चेंजमेंट हो रहा है उसको हम बाहर में देख सकते हैं। इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें गुर्दे और छोटी पथरी के बारीक कणों को तोड़ने की क्रिया भी इसके अंदर होती है। जो ऐसी तरंग होती है जो गुर्दे के अंदर
छोटी छोटी पत्थरी होती है उसको तोड़ने का काम करती है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में, सुरक्षा में, समुद्र नेविगेशन में, सामग्री परीक्षण में, संगीत में, सफाई में, हर तरीके से ये काम हो जाता है। चिकित्सा में कैसे काम करती है, तो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में परावधानी का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण की जांच करने के लिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुरक्षा के लिए बात की जाए तो अलार्म सिस्टम होते हैं ना, वो भी परावधानी के इस्तेमाल से ही बनते हैं। होता है ना कि समुद्र नेविगेशन क्या होता है, इसमें सोनार का सबसे बड़ा उदाहरण, सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन ऑफ रनिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और सामग्री परीक्षण क्या होता है, धातु या फिर अन्य सामग्री के मतलब की जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और संगीत मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना, पराध्वनि का इस्तेमाल करके संगीत को मतलब किस प्रकार से मतलब कैसे संगीत उसको जांचने किया जाता है। और सफाई में पराध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, जगह ना कि ना घर पे अगर नलियों इलेक्ट्रिक पुंजियों वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोनार। अब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सोनार क्या होता है, सोनार क्या होता है, तो आज आप देख लीजिए सोनार क्या होता है। यानी यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें ध्वनि तरंगों के जरिए समुद्र के अंदर मौजूद वस्तुओं का पता लगाया जाता है। सोनार के अंदर, सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, यानी यह एक प्रतिध्वनि सिद्धांत पर काम करता है। सोनार एक ट्रांसरेडियो मसला है जो कि उस इसकी जो आवृत्ति होती है बहुत ही उच्च आवृत्ति तरंग छोड़ता है। इस तरह से पिंग कहा जाता है, और ये समुद्र तल के अंदर वस्तु से टकराती है और पता चलता है कि समुद्र के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं पड़ी हुई हैं। जैसे कि सोनार का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने का काम किया जाता है। सोनार के पनडुब्बी ने मतलब कोई पनडुब्बी खो जाती है, उसको लिए ढूंढने के लिए किया जाता है। वो तो टाइटैनिक थी, जो मतलब कितनी बड़ी नाव थी, उसको ढूंढने के लिए भी सोनार का यूज किया गया था। और सोनार का आविष्कार की बात की जाए तो पॉल लैंगविंग ने इसका आविष्कार किया था। क्लियर हो गया। अब इसकी कार्यविधि क्या होती है फ्रेंड्स, सोनार एक ऐसी युक्ति होती है जो पानी के नीचे पिंड, दूरी, दिशा मतलब हर तरह से चलने में लिए यूज किया जाता है कि ना। सोनार का प्रसिद्ध सूचकांक होता है जो कि जहाज के तली तक लगा होता है, जो कि मतलब कि समुद्र के अंदर कोई चीज खो जाती है उसको ढूंढने के, वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी इसके अंदर पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करके मतलब वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यानी ये तरंगे ऐसी होती हैं जो कि समुद्र के अंदर चल के टकराती हैं और परावर्त होकर मतलब कि हमें मतलब कि परावर्तित होकर ऐसे मतलब कि संकेत देती है, जिससे जिससे कि मनुष्य समझ जाता है कि यहाँ पर समुद्र तल में कुछ है। देखो यहाँ यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे सोना लगा है, लेकिन ये इस तरह से मतलब काम करती है। यानी यहाँ पे कुछ होगा तो तुरंत पता चल जाएगी यहाँ पर कुछ है। पानी के अंदर नाव या फिर जहाज होगी, लेकिन समुद्र तल के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए सोनार का यूज किया जाता है। यानी इस युक्ति से प्रावधान द्वारा समुद्र तल के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है इसको मापा जाएगा, कितनी गहराई है इसको भी मापा जाएगा। देखिए इस ऐसे काम से समय भी आधा लगेगा और काम भी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके समय के अंतराल को टी से मापा गया है, ध्वनि की चाल को वी से मापा जाएगा और तय की गई दूरी को टू डे यानी यानी कि कितने दिन में दूरी तय की गई उसके अनुसार इसको बताया गया है। और इसके बाद की जैसे सोनार का उपयोग की, तो समुद्र तल की गहराई नापने के लिए जल के नीचे चट्टान, घाटियां, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे हुए जहाज को पता लगाने किया जाएगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोनार का यूज क्यों किया जाता है। तो जल के नीचे जो चट्टान हो गई, घाटियां हो गई, पनडुब्बी हो गई, हिमशैल हो गई, डूबे हुए जहाज हो गए, तो इन चीज का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही मतलब कि एक अच्छी खोज की गई है। यानी ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसके पानी के अंदर कुछ भी वस्तु होती है उसका पता लगेगा। ये एक ऐसा डिवाइस होता है इसके अंदर ऐसी पराशर तरंग भेजी जाती है जो पानी के अंदर मतलब नाव के ऐसे चलती रहेगी और पानी के तल के अंदर टकराएंगी कि वहां पर क्या होता है। और वो डिवाइस मापता है कि हमने मतलब किस चीज से टकराया, यानी दिशा, दूरी, रफ्तार, हर तरह का पता लगाएगा। और इसके फायदे भी काफी होते हैं, जिसके ना समुद्र की गहराई माप लो, चट्टान माप लो, घाटियां, पनडुब्बियां, डूबी बर्फ की चट्टान, डूबे हुए जहाज, पानी के अंदर मतलब कि संचार का मतलब कि ना उद्देश्य से इसको भी यूज किया जाता है। फुल नेम क्या हो गया, साउंड नेग्नेशन एंड रेजिंग, क्योंकि बार बार पूछा गया है। और आविष्कार किसका है, पॉल लैंगिंग का। क्योंकि दोस्त ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पूछ सकते हैं कि नाम क्या और किसके द्वारा इसको खोजा गया और इसके उपयोग क्या क्या है। क्लियर हो गया। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आता है थर्ड नंबर पे, चमगादड़ द्वारा शिकार पकड़ने वाली पराध्वनि तरंगे। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो चमगादड़ होता है वो उसकी आंखें बहुत कमजोर होती हैं, यानी वो अपने शिकार को देख ही नहीं पाता। अब बात सोचने वाली आ गई है
लेकिन जब वो देख ही नहीं पाता है तो अपना शिकार करता कैसे है, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो चमगादड़ होता है अपना शिकार भी करता है, तो किस प्रकार से वो पैराधारण तरंग का यूज करके शिकार को कर पाता है। यानी वो अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करता, उन्हीं पर तरंग का इस्तेमाल करता है और अपने कानों का इस्तेमाल करके वो अपना शिकार कर लेता है। समझ में आई बात? जैसे कि जो चमगादड़ होता है उसको की पराशर तरंग का इस्तेमाल करता है, जो कि इकोलोशन तरंगी भी कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि उसकी आंखें कमजोर होती है, इसलिए वो देख तो पाता नहीं है, तो क्या करेगा वो चमगादड़ उड़ते टाइम है ना उच्च आवर्ती की जो पराशर तरंग होती है ना उनको छोड़ता है, और ये तरंगे अवरोध करके जो शिकार होता है उससे टकराएंगी। टकरा कर जब वापस जाए उसके कान के पास पहुंचेंगे तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर मेरा शिकार है, कीट है, मतलब किस प्रकार का शिकार है, कैसा अवरोध है, उसका आकार कैसा हो सकता है, उसकी आकृति कैसे, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। यानी वो महसूस करता है इस बात का, तरंग से वो सिर्फ महसूस कर लेता है कि उसका शिकार किस प्रकार का है, कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है। यानी उसे इस प्रकार की प्रतिध्वनि महसूस होती है कि वो समझ लेता है कि शिकार कैसा है। यानी जो जो चमगादड़ होता है अपने कानों से मतलब सुनकर ही वो मतलब कि अपने शिकार के ऊपर आक्रमण करता है और शिकार का ग्रहण कर लेता है। समझ में आई बात? यानी जो चमगादड़ होता है इसके मतलब शिकार पकड़ने के लिए उसके पूंछ का इस्तेमाल करता है, और पूंछ त्वचा के पंख मतलब बहुत सख्त होती है उसकी जो पूंछ होती है, तो जिससे वो अपना शिकार कर लेते। उसे आंखों का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसे कांच का, अपने पूंछ का, पंखों का उसे बहुत इस्तेमाल मतलब बहुत यूज करता है। समझ में आई बात? अब आता है कि चमगादड़ अंधेरी रात में उच्च तारत्व वाली परावर्तन तरंग को मतलब कि छोड़ता है, जो कि कीट या फिर मतलब कि है ना, या फिर अवरोध मतलब जाके परावर्तित होकर उसके कानों तक वापस पहुंच टकरा कर वापसी जाती है। तो मतलब उसे क्या होता है, तब जाके चमगादड़ को ये पता लगता है कि उसका जो मतलब शिकार है उसका मतलब कि आकार आकृति किस प्रकार का वो है उसे पता चलता है। तब जाके मतलब उसकी मतलब कि वो कहाँ पर है, किसकी प्रकृति का है, फिर वो शिकार कर लेता है। क्लियर हो गया? अब आता है मानव कर्ण संरचना की। जो मानव का कान होता है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें ये समझ सकते हैं कि जो मानव मनुष्य का कान बहुत ही संवेदी अंग होता है, जिसकी वजह से हम कुछ सुन सकते हैं। जो मानव कान होते हैं इनको 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, एक बाह्यकरण, एक मध्यकरण, एक अंतःकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाह्यकरण की। बाह्यकरण क्या होता है? बाह्य कान कर्ण पल्लव होते हैं जो कि आसपास की ध्वनि को इकट्ठा करते हैं, और ये ध्वनि तरण नलिका से गुजरती है और अंत नलिका में एक पतली लचीली झिल्ली के रूप में मतलब कि मिलती है, जो कि कर्ण पट के द्वारा दिखाई देती है। जैसे इसमें जो कान का जो बाहरी हिस्सा होता है, दिखा ना, जो ये आपका ये बाहरी हिस्सा दिख रहा है, ये वाला ये होता है कीप की साइड का, दिख रहा है ना आपको। यानी ये एक कीप के जैसा होता है जिसको कर्णमल, मोम या फिर बाहरी कर्ण इकट्ठा करता है। यानी जो हमारे आसपास की जो आवाजें होती हैं उनको ग्रहण करने का काम कौन सा होता है, जो कि बाहरी कान के अंदर इसका मतलब कि काम होता है। समझ में आया? अब आता है मध्य कान। मध्य कान फ्रेंड्स क्या होता है? मध्य कान के अंदर 3 हड्डियां होती है, मुद्रक, न्यायिक, वलत्त से जुड़ी होती है, और मुद्रक स्वतंत्र हिस्सा होती है, कर्णपट और वलय अंतःकरण हिस्सा मतलब छिद्र के पास जुड़ी हुई होती है। जैसे कि जो मध्य कान होता है ये कान के पर्दे व आंतरिक अंग संख्य होती हैं। इसकी 3 मतलब की हड्डियां होती है, हथौड़ा, निहात और वलय, और ये कंपन को कई गुना बढ़ा देती हैं, और इस बढ़े हुए कंपन के मतलब कि ना अंदरूनी दाब की वजह से अंदर आवाज पहुंचती है। समझ में आया? अब आता है अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण में एक मुड़ी हुई नलिका होती है जो कि कर्णावर्त होती है, जो कि आकार अंडाकार की होती है, जो कि कर्णावर्त से एक द्रव भरा होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है, और कर्णावर्त का दूसरा हिस्सा मतलब कि हमारे मस्तिष्क से की ओर जाता है। समझ में आया? मतलब कि जैसे इसमें क्या होता है, इसकी जो मतलब कि अंतःकरण के अंदर ऐसी हड्डियां स्थित होती है जो कि मतलब कि है ना, कुछ मतलब जो कुछ हमने ध्वनि या फिर साउंड सुना है उसके शरीर की मुद्रा, यानी हम खड़े हैं, बैठे हैं, लेटने आदि को मतलब बदलाव करने का मतलब कि हमें मतलब कि सक्षम बनाती है कि हमें क्या क्या चेंजमेंट इसमें करने होते हैं। यानी कुछ भी हमने मतलब कि सुना है उसको मस्तिष्क के पास पहुंचाने का काम कौन करता है? वो अंतःकरण करता है। अब फ्रेंड्स आता है इसकी कार्यविधि, यानी कार्य प्रणाली या फिर इसकी कार्यविधि किस प्रकार की होती है। जब ध्वनि तरंगे स्पीडन कर्णपट तक टकराता है, जो कुछ भी हमने कुछ बोला है यानी उकड़ कर हमारे कर्णपट से टकराती है, तो कर्णपट के बाहर दबाव पड़ता है, और कर्णपट के अंदर जब दबाव पड़ता है तो कर्णपट की तो एक गति होती है जो कि अंदर बाहर का मतलब कथन कि हमने क्या सुना है उसको मतलब कि उसके ऊपर किस प्रकार से कार्य करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कर्ण
तीन प्रकार की है, जो हड्डी तीन प्रकार की होती है, जो कि मध्यकरण के मतलब कि दबाव करके अंदर की ओर भेजती है। और अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो कुछ भी हमने सुना है, देखिए होता है ना कि ध्वनि कान में प्रवेश करती है, जो कि एक नलिका से गुजरती है। अब नलिका एक सिरे के पतली झिल्ली से दृढ़ता तनित होती है, जो कि कर्णपट से है, ईयर ड्रम कहते हैं। और ये कर्णपट कानों के अंदर मतलब अंदर तक इसे वो इसको भेज देती है। और फिर क्या होगा, जो अंतःकरण होता है, जो संकेत हमें मिले हैं हमारे कानों के थ्रू मतलब कि दो से, उसको मस्तिष्क तक भेजने का काम करता है। अब मस्तिष्क क्या करेगा, जो हमने कानों में सुना है उसको मतलब कि आवाज के रूप में बदल कर हम उसके आंसर दे सकते हैं। सुनते हम कान से, बोलते हम मुंह से, यानी इस प्रकार जो प्रोसेस होता है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा करता है। यानी कुछ हमने सुना हमारे कानों से थे, तो उसका आंसर हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ प्रोसेस हुआ, तब जाके हम उसका आंसर दे रहे हैं। समझ में आई बात? सिर्फ इतनी सी थी कि यानी कुछ सुनते हैं, उसको जो प्रोसेस करके जो उसका आंसर किस प्रकार से देते हैं, वो इसमें बताया गया है। क्लियर हो गया? देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट यही आता है कि आप इसमें ये जान सकते हैं कि देखिए, इसके साथ ही फ्रेंड्स देखो, आपको मैं एक बात और बताती हूँ। जो मनुष्य कान होते हैं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कान का बाहरी को कर्णपल्ली भी कहा जाता है। कान के मध्य तीन हड्डियां होती हैं, हथौड़ा, निघात और वलय। आंतरिक भाग को कृत्रिम और अर्धवर्गाकार नलिकाएं होती है। यानी किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें मैंने बताया आपको। यानी मनुष्य के कान का मुख्य काम क्या होता है, ध्वनि को सुनना और संतुलन को बनाए रखना इसका काम होता है। और इसकी कार्यविधि क्या होती है, जो कुछ भी हमने सुना है उसको मतलब हमारे मस्तिष्क के अंदर जाना, क्या क्या चेंजमेंट करने हैं, उसके आंसर प्रोसेस होने के बाद उसको बाहर आंसर देना ही हमारे मस्तिष्क की कार्यविधि होती है। क्लियर हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था और एक बार फिर बता रही हूँ, ये सारी ई बुक रेडी की गई है, हिस्ट्री की, साइंस की, स्टैटिक की, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनका लिंक मिलेगा, वहां जाकर आपको इनको परचेज करना है। एंड कोई डाउट होता है तो ये नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर कॉल करनी है, आपके सारे डाउट को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही बता देते हैं, एक मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि डेमो क्लास चाहिए, तो वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगी। तो अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारा कल का टॉपिक रहेगा धातु और अधातु, यानी जो धातु होती है और अधातु किस प्रकार से काम करती है। यानी धातु कैसे पदार्थ होते हैं, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो जो आपको ई बुक दिखाई गई है इनको परचेज करें। थैंक यू।